कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशा और उसकी टीम एलियन डीमंस को खत्म करने के लिए एक टाउन में चले गए, जहाँ पर कुछ डीमंस को मारने के बाद एलियन डीमंस का लीडर इनके सामने आ जाता है। उस लीडर को खत्म करने के लिए इन सभी लोगों ने अपनी स्पेशल पावर का यूज किया, मगर वो डीमन दोबारा से जनरेट हो रहा था। तो चांगशा सीधे उसकी कोर पर ही हमला कर देता है, जिससे वो डीमन डिस्ट्रॉय तो हो गया, मगर तभी एक पावरफुल ब्लेड सीधे चांगशा की तरफ हमला करने के लिए आ चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वो डीमन डिस्ट्रॉय हो गया था और तभी एक पावरफुल ब्लेड चांगशा की तरफ आगे बढ़ने लगी। वेल थी इमॉर्टल स्लेइंग फ्लाइंग नाइफ, जिससे कोई भी इमॉर्टल आसानी से मारा जा सकता था। मगर इससे पहले कि वो फ्लाइंग नाइफ चांगशा को हिट हो पाए, युनशा का वेपन तुरंत ही उस अटैक को रोक लेता है। उसी वक्त चांगशा एक स्लैश अटैक से घायल हो गया। वेल चांगशा ने लोया की जिस वेपन का यूज किया था, ये अटैक उसी वेपन ने चांगशा पर किया था, जो देखकर तो टाइचिंग पगोडा को टेंशन आ जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी चांगशा को प्रोटेक्ट करना और इस बार वो अपने काम में फेल हो गया। इसलिए वो खुद ही जाकर चांगशा पर चिल्लाने लगा। वो कहता है कि तुमने लोया के गोड को जरा भी धमकाया नहीं, इसी वजह से उस स्टूपिड गोड ने तुम पर ही स्लैश अटैक कर दिया। इस बार तो तुमने सीनियर सिस्टर युनशा के सामने अपनी नाक कटा दी। वो बेचारी सोच रही होंगी कि पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड इतना बड़ा लूजर कैसे निकला। वहीं पर जाओ गोंगमिंग भी लोया के उस छोटे से गोड पर चिल्लाने लगे। वो चांगशा से कहते हैं कि ये गोड तो बड़ा ही बदतमीज है। मोटो गोड, अगर आप कहो तो मैं अभी इस गोड को सबक सिखाता हूँ, लेकिन चांगशा ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था सीनियर प्लीज शांत हो जाए, ये पिटुकला गोड एक पावरफुल ट्रेजर है, तो आगे चलकर ये हमारे बहुत काम आएगा। फिलहाल तो हमने इस एलियन डीमन को कैसे निपटना है इसके बारे में सोचना चाहिए। इधर डीजांग भी उस डीमन के हाथों घायल हो चुका था और तभी वो देखता है कि वो डीमन दोबारा से अपना फॉर्म जनरेट कर रहा, इसलिए वो कहता है कि हमने जल्दी से इसे खत्म करना चाहिए। उतने में ही डीजांग को अपने कुत्ते टिंग की आवाज आई। वो कह रहा था मास्टर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वाटर गॉड उस डीमन से निपट रहा है। अरे हाँ, एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस बार भी वाटर गॉड आपसे आगे निकल गया। अब ऐसा कहते एडिटिंग को एक जोरदार फटका मिल जाता है। इधर उस इवल एनर्जी से छोटी छोटी डिमोनिक आइज क्रिएट हो रही थे, जिन्हें देखकर टाई कहता है अच्छा तो ये है उस एलियन डीमन का ट्रू फॉर्म। वाह, ये डीमन तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मगर कोई नहीं, हमारी किस्मत अच्छी है कि चालाकी के मामले में हमारा वाटर गॉड इस डीमन का बाप है। ये सुनकर तो युनशा को हंसी आने लगी। तभी चांगशा कहते हैं मैं और चालाक ना, मैं तो बस सावधान रहता हूँ। सावधान रहे, सतर्क रहे, यही अपन का फंडा है। अब चांगशा अपनी फायर टैलिस्मान का यूज करते हुए उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते उस एलियन डीमन के बचे कुछ रिमेन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए, जो देखकर युआनशी बुद्धा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वैसे तो ये बंदा कभी किसी की तारीफ नहीं करता, मगर आज वो चांगशा की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। अब उन डीमंस के खत्म होते ही डा ऑफ हेवन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। अगर चांगशा इस डीमन को मार नहीं पाता तो डा ऑफ हेवन वर्ल्ड एंडिंग थंडर का यूज करते हुए सिटी को उड़ाने वाले थे। फिर तो इस स्ट्राइक में उन डीमंस के साथ साथ यहाँ के मॉर्टल्स भी मारे जाते और मॉर्टल के मरने से तो डा ऑफ हेवन को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि चांगशा और उसकी टीम ने इन डीमंस को खत्म कर दिया। चांगशा सोच रहा था कि मेरा इंटेलिजेंस बहुत ही कमजोर हो चुका है, अगर मैं सावधान रहता तो शायद ये डीमंस कभी यहाँ पर अटैक ना कर पाते, इसलिए अब मुझे खुद को पनिश करना जरूरी है। और फिर चांगशा ने खुद को ही स्टेबिलिटी स्क्रिप्चर को 1000 बार दोहराने की पनिशमेंट दी। वहीं पर महान सेंट जुआन काफी ज्यादा खुश थे कि उनके सभी दोस्तों ने मिलकर जुआंडो सिटी को बचा लिया। और उसी वक्त हम जुआंडो सिटी के एक गली में 2 डीमंस को देख पाते हैं। वो कह रहे थे कि एंशिएंट वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने तो बड़ी ही तेजी से हमारी आर्मी को निस्तनाबूद कर दिया। जिस पर दूसरा डीमन कहने लगा कि अब यहाँ पर हमें संभाल कर रहना होगा, उन कल्टीवेटर्स को हमारे होने की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और तभी उस डीमन पर किसी ने एक पत्थर फेंक के मारा। वेल ये था चांगशा। वो कहता अरे वाह, तुम दोनों तो जिंदा बच गए, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, अगर तुम दोनों सेलिब्रेट करना चाहते हो तो कर लो। अब वो डीमंस देखते हैं कि उन्हें तो चारों ओर से इन कल्टीवेटर्स ने घेर लिया है, इसलिए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मगर युनशा का लोटस फ्लावर एक्टिवेट होते हुए फटाफट से उन्हें कैप्चर कर लेता है। अब जाओ गोंगमिंग चांगशा की तारीफें करते हुए कहने लगा कि तुमने तो इस मैटर को बड़े इम्प्रेसिव तरीके से हैंडल किया, तुम्हारी वजह से दोनों डीमंस हमारे हाथ लग गए। ये सब सुनकर तो डीजांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दरअसल उसे भी इन दोनों डीमंस के बारे में पता था, मगर वो कुछ बोल पाई इससे पहले ही चांगशा ने बाजी मार ली। तो डीजांग डिसाइड करता है कि अगली बार वो जल्दी से अपनी बात सबके सामने रखेगा, ताकि चांगशा के बदले ये सभी लोग उसकी तारीफें करें। अब डीजांग ने जितनी बातें दिल में बोली थी वो सारी एडिटिंग ने सुन ली। वो कहता है मालिक, आप हमेशा एक कदम उस वाटर गॉड से पीछे रहते हो। हम दोनों भी ये बात अच्छे से जानते हैं
कि आप वाटर गॉड से जीत नहीं सकते। तो बोला क्यों, आखिर क्यों आप उसे हराने के पीछे लगे हो? प्लीज अबे होशियार बनने का दिखावा बंद कीजिए। ये सुनते ही डीजांग ने तुरंत ही अपनी छड़ी उठा ली, जो देखते ही डीटिंग तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी हैरान हो गए कि डीटिंग इतना भाग क्यों रहा है। वहीं पर डीटिंग भागते हुए चिल्ला रहा था कि मालिक, आपने मेरी वफादारी पर शक नहीं करना चाहिए, मैं तो अपनी सिर से लेकर पूंछ तक आपसे वफादार हूँ। लेकिन डीजांग उसकी कहानी सुनने वाला था, वो तो बस अपनी छड़ी लेकर उसे कूटने के लिए उसके पीछे लग जाता है। डीजांग कह रहा था, डीटिंग अगर तुम मुझसे इतनी वफादार हो तो मेरा सामना करो। लेकिन डीटिंग तो सीधा जाकर चांगशो के पीछे छुप गया। वो डीजांग से कह रहा था कि मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, बस आपकी वो छड़ी थोड़ी सी साइड में हटा दो, उससे मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। और वैसे भी मैंने जो भी बोला वो सच था, लेकिन सच तो हमेशा कड़वा लगता है। और उतने में ही डीजांग ने उसे पकड़कर पटक दिया, जिससे तो बेचारे डीटिंग को दिन में ही तारे नजर आने लगे। और उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। इन दोनों के दरमियान हो रही छोटी मोटी लड़ाइयाँ इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। अब चांगशो कहता है कि इवल डीमंस हमेशा हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, पता नहीं इतने सारे डीमंस आते कहाँ से हैं। अगर हमें इनका लोकेशन पता चल जाए तो हम इनके खिलाफ जंग कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास उनके 2 डीमंस हैं, तो क्यों ना हम उनसे ही पूछताछ शुरू करें। जिस पर टाइगी ने चांगशो से एक सवाल पूछा कि क्या हम वाकई इन एलियन डीमंस से इंटेरोगेशन कर सकते हैं? मैंने तो आज तक ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? वेल ऐसा पहली बार हुआ था कि चांगशो के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। उसे तो खुद भी कोई आइडिया नहीं थी कि वो इन एलियन डीमंस को इंटेरोगेट कर पाएगा या नहीं। तो वो अपना माथा पीटते हुए खुद को कोसने लगा कि पता नहीं मैं इतना डम कब से हो गया, मेरे पास तो अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बाद वो अपनी चालाकी दिखाते हुए कहने लगा कि मैं तो इसे इंटेरोगेशन नहीं बोलूंगा, बल्कि ये तो है एक रोस्टिंग। और टाई को भी चांगशो का ये प्लान काफी ज्यादा पसंद आया। वैसे भी इसे लोगों को जलाना अच्छा लगता है, तो अब वो इन डीमंस को बैंगन जैसा भूनकर अपने शौक को पूरा करने वाला था। अब यूनशो अपने लोटस से तुरंत ही उन डीमंस को बाहर निकाल लेती है। चांगशो उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कह रहा था कि ये तो सेम टू सेम ऑक्टोपस जैसे लग रहे। तो सीनियर टाई, क्यों ना आप इन्हें थोड़ा सा हल्के आंच पर दम कर दो। ये सुनते ही टाई ने तुरंत ही इन दोनों की बॉडी में आग लगा दी। उन डीमंस को जलते हुए देखकर तो डीटिंग को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। इसी पल में वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो टाई को तो बिल्कुल कभी उंगली नहीं करेगा। वहीं पर टाई थोड़ा सोचते हुए कहने लगा कि यार ये आग लगाने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया, क्यों ना इन पर थोड़ा सा थंडर से तड़का मारा जाए, फिर तो ये ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा लजीज बन जाएंगे। जो सुनते ही चांगशो तुरंत ही अपने थंडर पावर से उन डीमन को तड़का मारना शुरू कर देता है। उन दोनों डीमंस की चीखें सुनकर तो बेचारे डुबाउडावरिन भी कांपने लगे। वो सोच रही थी कि उन्होंने गलती से बहुत ही बेरहम लोगों से दोस्ती कर ली। इधर वो एलियन डीमन अच्छे खासे भुन गए थे, उन्हें तो बस थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए था, मगर ये लोग कहाँ ही उन्हें छुट्टी देने वाले थे। अब यहाँ पर रियल डीमन तो वो दोनों थे, लेकिन एकदम असली डीमन वाली हरकतें तो चांगशो की टीम कर रही थी। उन सभी ने 1 बाय 1 उन डीमंस पर अपना हाथ साफ किया, जिससे तो उन बेचारे डीमंस की रूह भी थर थर कांपने लगी और रोते हुए कह रहे थे कि वाकई यार ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। और उतने में चांगशो ने एक लकड़ी की मदद से उस डीमन का एक मांस का टुकड़ा निकाल लिया, जो कि बिल्कुल काला कलूटा था। वेल चांगशो इन डीमंस को ऑक्टोपस जैसा ट्रीट कर रहा था। उस मांस के टुकड़े को डीटिंग की तरफ थ्रो करते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से इसे खाकर बताओ हमारी डिश कैसी बनी। इधर डीटिंग तो उस मांस के टुकड़े को खाकर ही तुरंत ही उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, जिससे लोग समझ गए कि चांगशो और टाई की कुकिंग स्किल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब वहाँ पर एक गोल्डन रोशनी रिलीज होने लगी, जिसमें से महान सिंह जुएन, कॉन्गशन और एंशिएंट ह्यूमंस की टीम को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। वो इन सभी से पूछ रहे थे कि बताओ मेरे भाई और बहनों आप सब कैसे हो। तो डुबाउडावरिन कहते कि हम सब तो ठीक है। और फिर वो चांगशो की तरफ देखकर कहने लगे कि रही बात एलियन डीमंस की, तो उनकी भी हमने काफी अच्छी मेहमान नवाजी की है। शायद वो दोबारा से कभी हमारी दुनिया पर अटैक नहीं करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने वाटर गॉड? जिस पर वाटर गॉड कहता है कि इस बात की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, मगर हाँ कुछ दिनों तक एलियन डीमंस यहाँ पर नहीं आएंगे। और उतने में टाई चांगशो को धक्का मारते हुए कहने लगा कि तुम्हें तो उन्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आया था, तुमने तो उनके ऑक्टोपस जैसे एक डिश बना दी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एलियन डीमन यहाँ पर दोबारा से अटैक करेंगे। जिस पर चांगशो कहने लगा कि सावधानी की बात का तो कोई अंत नहीं, इसलिए हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे। साथ ही साथ चांगशो महान सिंह जुएन से पूछने लगा कि क्या जुआनडो सिटी में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जिस पर महान सिंह जुएन कहते हाँ क्यों नहीं, वहाँ पर सब कुछ स्टेबल हो चुका है और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे प्यारे दोस्त कॉन्गशन को, उसने समय रहते मेरी मदद की। सेंट जुआन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर कॉन्गशन काफी ज्यादा खुश हो गया
मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि सेंट जुआन उससे कह रहे थे कि अगली बार मेरी परमिशन के बिना तुम जुआनडो सिटी नहीं आ सकते। ये सुनकर चांगशाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे लग रहा था कि कोंगशुन ने तो सेंट जुआन की मदद की, फिर सेंट उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वहीं पर कोंगशुन भी काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो कहने लगा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो आज के बाद हम कभी तुम्हारी गलियों में कदम नहीं रखेंगे। तो महान सेंट जुआन तुरंत ही कोंगशुन को समझाने लगी कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। दरअसल जुआनडो सिटी में हमेशा एलियन डीमन अटैक करते हैं और उन डीमंस के पास माइंड को पजेस करने की पावर है। अगर उन एलियन डीमंस ने तुम्हें गलती से भी पजेस किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो। महान सेंट जुआन की ये सारी बातें सुनकर ये लोग काफी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि वो पहली बार कोंगशुन को अपना प्यार दिखा रहे थे। मगर कोंगशुन का दिल टूट गया था, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से चला गया। उसकी अचानक जाने से महान सेंट जुआन को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो चांगशाओ से कहती कि पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। पहला तो इसे मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, जिस पर चांगशाओ बताने लगा कि चिजाओ सिटी में इन्होंने काफी सारे डीमंस को मारा था, शायद उन्हीं का कर्मा उन्हें अफेक्ट कर रहा होगा। तभी जाओ गोंगमिंग कहता है सेंट आप तो कोंगशुन की बिल्कुल टेंशन मत लो, वो आपको काफी ज्यादा पसंद करता है, तो ज्यादा दिनों तक वो आपसे नाराज नहीं रहेगा। और तभी इन्हें एक छोटे बच्चे की आवाज आई। वो एंशिएंट ह्यूमन से कह रहा था कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। साथ ही साथ वो बच्चा अपने फादर को एक बोन से बना हुआ ब्रेसलेट भी शो करता है। वो बच्चा अपने फादर से कह रहा था कि ब्रेसलेट इन अंकल का है। उस ब्रेसलेट पर फायर के निशान बने थे, जिसे देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कहने लगा कि ये तो हमारे एंसेस्टर का ब्रेसलेट था, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन उस एंशिएंट ह्यूमन को तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था। चांगशाओ भी ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो महान सेंट जुआन से पूछता है कि क्या ये एंशिएंट ह्यूमन इसी टाउन से बिलोंग करते थे, जिस पर महान सेंट जुआन जवाब देते हुए कहने लगे कि हमारी सिटी पर हमेशा एलियन डीमंस अटैक करते आए हैं, तो एंशिएंट टाइम में इसी टाउन के लोगों ने अपनी एक फौज बनाई थी और वही आर्मी आज एंशिएंट ह्यूमन के नाम से जानी जाती है। जब इन एंशिएंट ह्यूमन ने अपना घर छोड़ा था तब से लेकर आज तक इनके डिसेंडेंट अभी भी इस सिटी में मौजूद हैं। इधर वो मॉर्टल अपने बच्चे को बता रहा था कि यही हमारे एंसेस्टर हैं। हजारों सालों पहले इन्होंने ही डीमंस को खत्म करके हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन फिर वो कभी अपनी फैमिली के पास वापस नहीं आ पाए। वो बंदा अब अपने एंसेस्टर के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है, जो देखकर चांगशाओ को भी बुरा लग रहा था। वो कहता है कि एंशिएंट ह्यूमन का काम था ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना, अब ह्यूमैनिटी को कोई खतरा नहीं, मगर एंशिएंट ह्यूमन अभी भी अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं। जिस पर डुबाओ डाओरिन बताने लगे कि एंशिएंट ह्यूमंस ने अपने सारे इमोशंस को ब्लॉक करके रखा है, अगर उनके फैमिली के मेंबर्स उनसे मिलते भी है तो भी वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इधर वो बच्चा अपने एंसेस्टर से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है। वो उन्हें हाय बोल रहा था और तभी एंशिएंट ह्यूमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चांगशाओ को डर था कि कहीं एंशिएंट ह्यूमन इस बच्चे पर अटैक न कर दे, लेकिन एंशिएंट ह्यूमन ने उस बच्चे को अपने हाथ में उठाकर उसके फादर के पास लेके चला गया, यानी कि इनमें अभी भी थोड़े बहुत इमोशंस बाकी थे। वहीं पर सिटी के सभी मॉर्टल लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि उनके एंसेस्टर अभी तक जिंदा थे। तो सभी लोग रोते हुए उनके सामने अपना सिर झुका देते हैं। अगर आज तक ये लोग सरवाइव कर पाए तो वो बस अपने एंसेस्टर की कुर्बानी की वजह से। एंशिएंट ह्यूमन ने अपनी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपनी फैमिली भी। चांगशाओ भी ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, इसीलिए वो सीधी जाकर महान सेंट जुआन से एंशिएंट ह्यूमन के बारे में बात करने लगा। वो कह रहा था कि मैं एंशिएंट ह्यूमन की खोई हुई मेमोरीज को वापस दिलाने में उनकी मदद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ चांगशाओ ने सेंजो बीन्स का यूज करते हुए वहाँ पर कुछ वॉरियर्स क्रिएट कर लिए। वो कह रहा था कि वॉरियर्स भी एंशिएंट ह्यूमन जैसे ही पावरफुल है, तो ये वॉरियर एंशिएंट ह्यूमन की जगह लेकर जुआनडो सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस पर महान सेंट जुआन कहते कि एंशिएंट ह्यूमन लाखों सालों से जिंदा है, समय के साथ साथ उनकी यादें और फीलिंग्स भी मिट चुकी है। वो जिस फैमिली से प्यार करती थी वो कब की मर चुकी है, समय ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं जिसे देख कर वो खुश हो जाए। अगर ऐसे में उनके इमोशंस हमने रिस्टोर कर दिए तो काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, मगर चांगशाओ उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि एंशिएंट ह्यूमन ही हमारे ह्यूमन रेस के हीरोज हैं। वो हजारों लाखों सालों से ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते आए और आज तक भी वो यही कर रहे, मगर अब बहुत हुआ, हम उनका इतना यूज नहीं कर सकते, हमने उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो अब महान सेंट जुआन भी चांगशाओ की बात से अग्री हो गए। वो कहते ठीक है चांगशाओ, मैं इन्हें रिहा करने के लिए तैयार हूँ, मगर इनकी किस्मत का फैसला हम दोनों नहीं बल्कि इनका राजा लेगा। जिस पर चांगशाओ कहते हैं ठीक है, फिर मैं अभी क्लाउड केव में इनकी सीनियर से मिलने जाऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चांगशाओ की मुलाकात हुई एंशिएंट ह्यूमन के लीडर से। वो बंदा
चांगशाओ से कह रहा था कि यूचिन किंगडम में जो बैटल हुई थी तब तुमने देखा होगा कि हमारी ह्यूमन रेस ने कितना ज्यादा टॉर्चर झेला है। डॉर्फ हेवन को हमारी ह्यूमन रेस की कोई परवाह नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि एंशिएंट ह्यूमन रेस को रिहा किया जाए। अगर एंशिएंट ह्यूमन ने अपने हथियार डाल दिए फिर ह्यूमन रेस का कोई मसीहा नहीं। तो अब मुझे जवाब दो, क्या तुम अभी भी एंशिएंट ह्यूमन रेस को आजाद करना चाहते हो? जिस पर चांगशाओ जवाब देता है कि एंशिएंट ह्यूमन लाखों सालों से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते आए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उन्हें आराम दिया जाए। तो फाइनली एंशिएंट ह्यूमन का लीडर भी चांगशाओ की बात से एग्री हो गया। वो चांगशाओ की रहमदिली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। अब वो ऐसी जा ही रही थी कि तभी चांगशाओ उनसे कहने लगा कि मुझे एम्परर सुइरेन से मिलना था, मैं उन्हें अपनी रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, मगर इसके लिए उस बंदे ने मना कर दिया। वो कह रहा था कि एम्परर सुइरेन करप्ट हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल वो किसी भी विजिटर से मिलने के काबिल नहीं। बस यहाँ से वापस जाते हुए ग्रेट मार्शस के सामने अपना सिर झुकाना और इस तरह से तुम्हारी रिस्पेक्ट ब्रदर सुइरेन के पास पहुँच जाएगी। तो चांगशाओ ग्रेट मार्शस में जाकर एंसेस्टर सुइरेन को ग्रीट करता है। वो कह रहा था सीनियर, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ। गाइस, दरअसल एंसेस्टर सुइरेन ही एंशिएंट ह्यूमंस के लीडर थे और यही बंदा ह्यूमन रेस का एम्परर भी है, मगर डीमन के साथ फाइट करते हुए उनकी बॉडी करप्ट हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने खुद को सील कर दिया। चांगशाओ ने एम्परर सुइरेन से प्रॉमिस किया था कि वो एंशिएंट ह्यूमन की आर्मी के इमोशंस को रिकवर करने में मदद करेगा। अब चांगशाओ सीधा सीनियर बाइजे से मिलने पहुंच गया। वो बाइजे से लुया के गोड के ओरिजिन के बारे में पूछ रहा था। वहाँ पर हम जाओ गॉन्गमिंग को भी देख पाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर लुया की गोड को घूरने लगे, जो कि उस गोड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो फटाफट से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए इन्हें शो करता है कि मैं कोई नमूना नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे घूरे जा रहे हो। और तभी बाइजे कहते अरे मैं जानता हूँ ये गोड कहाँ से आया है। दरअसल लाखों सालों पहले बुजाओ माउंटेन में एक प्रीमोर्डियल वाइन गोड था और ये गोड उसी पर ग्रो हुआ होगा। जिस पर चांगशाओ कहता है कि इस गोड का ओरिजिन तो सेम पर्पल गोड जैसा है। पर्पल गोड फिलहाल सेंट टाइचिंग के टुशिटा पैलेस में आराम फरमा रहा होगा, कहीं ये दोनों मेले में बिछड़े हुए भाई तो नहीं है। जिस पर जाओ गॉन्गमिंग कहते हाँ बिल्कुल, दरअसल उस वाइन गोड पर टोटल 7 गोड ग्रो हुए थे, जिसमें से पर्पल गोड पर कब्जा किया हमारे सेंट टाइचिंग ने, दूसरा गोड सेंट टाइचिंग के छोटे भाई युआन शी टियानजुन के पास है और तीसरा गोड हमारे जाई टाओइज्म के मास्टर टोंग शुआन के पास है। और फिर बाकी बचे 4 गोड कुछ पावरफुल बींग्स के हाथ लग गए होंगे। मेरे ख्याल से ये वाला गोड डोंग हुआंग टाई ने पिक किया होगा और तब से लेकर आज तक ये डीमन कोर्ट की पोजीशन में था। वेल इस गोड में बहुत ही शार्प प्रिमोर्डियल सोड एनर्जी है जो कि एक ही सेकंड में कई सारे पावरफुल लोगों को मार सकती, मगर इस गोड को कंट्रोल करना अपने आप में ही एक मुश्किल टास्क है। जिस पर चांगशाओ कहते हैं हाँ शायद इसी वजह से तो मैं उस इमॉर्टल स्लिंग नाइफ को रोकते वक्त इस गोड के हाथों घायल हुआ था। अब जाओ गॉन्गमिंग और बाइजे इस ट्रेजर को कंट्रोल करने के लिए उतावले होने लगे, लेकिन सबसे पहले इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी चांगशाओ ने। वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए ट्रेजर को हुक्म देता है कि चलो मेरी तरफ मूव करो, मगर वो छोटू सा गोड चांगशाओ की तरफ पीट कर देता है। चांगशाओ की कमांडिंग ऑरा का तो इस गोड ने धुआं निकाल दिया था, जिसके चलते चांगशाओ के अपने साथियों के सामने बेइज्जती हो गई। तभी जाओ गॉन्गमिंग कहते चांगशाओ तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं और ऊपर से गोड भी कुछ ज्यादा ही ढीठ है, इसे तो मेरे जैसे खतरनाक आदमी की जरूरत है जो इसे हुक्म देकर लाइन पर लेके आए। और फिर जाओ गॉन्गमिंग अपनी आवाज में एक रुतबा लाकर कहने लगा कि ओए छुटकू चल जल्दी से घूम जा, मगर वो गोड तो बस उसे घूरे जा रहा था। और तभी जाओ उस गोड के अंदर झांकते हुए कहने लगे कमीने कहीं के सुनाई नहीं देता क्या, मैंने बोला जल्दी से घूम जा। अब इससे तो उस गोड को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी पावरफुल सोड ऑरा से जाओ गॉन्गमिंग पर अटैक कर देता है। वो ऑरा इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने पूरे इलाके में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। बेचारे जाओ गॉन्गमिंग की आंख तो समय रहते बच गई, वरना बॉस बनने के चक्कर में वो अंधा होने वाला था। अब जाओ गॉन्गमिंग की फट तो बहत गई थी, मगर चांगशाओ के सामने वो पिटुकले गोड के हाथ तो हारना नहीं चाहता था। तो वो भड़कते हुए उस गोड पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि बच्चे तेरी अकड़ मेरे सामने नहीं चलने वाली, जल्दी से घूम जा। उतने में ही बाइजे कहते मेरे दोस्त ये गोड ऐसे नहीं मानेगा, तुम अपनी सी स्टेबलाइजिंग पर्ल का यूज करके इसे होल्ड कर लो, तब शायद ये हमारे कंट्रोल में आएगा। वेल मुझे ऐसा शक हो रहा है कि इस गोड के अंदर कुछ तो मिस्टीरियस चीज छुपी है। तो जाओ गॉन्गमिंग अपनी सी पर्ल में उसे ट्रैप कर देते हैं और फिर इन लोगों को उस गोड के अंदर एक मेम्ब्रेन नजर आई। तभी चांगशाओ को याद आता है कि टाइचिंग पगोडा को भी इसी गोड ने पीटा था, यानी कि इसमें जरूर से कोई खास बात होगी। तो चांगशाओ अपने पेपरमैन को उसके अंदर चेक करने के लिए भेज देता है। पेपरमैन एकदम चुपके से उसमें दाखिल हो गया, लेकिन वो गोड एक ही अटैक में चांगशाओ के पेपरमैन के साथ साथ उसके जंगल की भी धज्जियां उड़ा देता है, जिससे तो ये तीनों बंदे भी डर के मारे कांपने लगे। तो अब जाओ गॉन्गमिंग
गुस्सा होकर अपनी पावर्स का एक्स्ट्रा यूज करते हुए उस गोड को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, मगर वो गोड भी कुछ कम नहीं था। उसने वहाँ पर दिवाली मनाना शुरू कर दी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।